श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत। आज भाद्रपद शुक्ल नवमी का यह दूसरा चिंतन सत्र है। हमारा पहला सत्र श्रावण भाद्रपद कृष्ण नवमी को हुआ था। उस सत्र में गुरुकुल संकल्पना के बारे में हमने ताई जी से सुना था। जैसा कि गुरुकुल शब्द उच्चारते ही जो चित्र हमारे सम्मुख प्रस्तुत होता है, केवल उसकी व्याप्ति इतनी नहीं है। घर में दी जाने वाली शिक्षा यह भी गृह गुरुकुल के रूप में होती है। वेद पाठशाला भी होती है। प्राथमिक, माध्यमिक, जो आज के विद्यालय है, महाविद्यालय है, विश्वविद्यालय है, सभी शिक्षा के उच्च संस्थान है। इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, ये सभी इस गुरुकुल शिक्षा पद्धति के अंदर आते हैं। एक शिक्षा पद्धति है। यह शिक्षा पद्धति के बारे में तय हमारी संकल्पना हमने पहले सत्र में स्पष्ट की। ताई ने यह भी कहा कि पुनरुत्थान विद्यापीठ की जो 5 तत्वों की योजना है, उसमें अंतिम चरण गुरुकुल निर्माण का है। 2052 से लेकर 2064 तक का इतना लंबा समय इसकी पूर्व तैयारी के लिए है कि हमारा यह विश्वास है कि गुरुकुल शिक्षा पद्धति विशुद्ध भारतीय ज्ञान पर आधारित व्यक्ति के समग्र विकास के लिए हजारों वर्षों से अनुभव सिद्ध रही है। आज की शिक्षा पद्धति का यही एक विकल्प है, उसे पुनः प्रतिष्ठित करना और प्रस्तापित करना। इसके रूप में यह चिंतन सत्र का आयोजन है। लक्ष्य दूर है, पथ दुर्गम है, किंतु पहुंचकर ही दम लेंगे, यह हमारा विश्वास है। इसी कड़ी में आज का दूसरा चिंतन सत्र है। मैं ताई से निवेदन करूंगा कि ताई आज के इस विषय को आगे बढ़ाए। धन्यवाद। आज के चिंतन सत्र में जुड़े सभी सुधी श्रोताजनों को सप्रेम सादर नमस्कार। हम समझते हैं कि जिन जिन लोगों को गुरुकुल शुरू करने की इच्छा है अथवा जिनको गुरुकुल के विषय में जिज्ञासा है, ऐसे सभी लोग इस सत्र में जुड़े हैं। अभी प्रस्तावना में प्रकाश जी ने बताया कि पुनरुत्थान विद्यापीठ की गुरुकुल की संकल्पना क्या है। इस संकल्पना को ही हम आगे लेकर चलते हैं। उसे मूर्त स्वरूप कैसे देना, इसका विचार हम करते हैं। अब ये तो बात ठीक है कि अभी तो 2052, इसका अर्थ है कि 25-27 वर्ष के बाद हम इसके सक्रिय क्रियान्वयन में, माने उसके अभियान में हम जुटेंगे। अभी क्या करेंगे, तो अभी उसकी पूर्व तैयारी चल रही है और कुछ मात्रा में हम प्रयोग भी शुरू करते हैं, क्योंकि आज अब लोगों में नहीं गुरुकुल तो शुरू होने ही चाहिए, गुरुकुल ही सही शिक्षा पद्धति है, हमारे बच्चों को हमें गुरुकुल में ही भेजना है, ऐसा एक वातावरण, ऐसा एक मनोभाव शुरू हो गया है। तो पुनरुत्थान विद्यापीठ की जो 5 तपों की योजना है, उसमें हर एक तप में उस तप का जो मुख्य विषय है उसके लिए 50% और शेष जो 4 तप के विषय हैं उनके लिए औसत 12.5% हमारी शक्ति, बुद्धि, संसाधन आदि सबका विनियोग करना। तो उतनी मात्रा में हम गुरुकुल के लिए भी हमारा समय, बुद्धि, शक्ति, संसाधन आवंटित करते हैं। इस रूप में हमारा यह चिंतन चलेगा। अब गुरुकुल की संकल्पना तो वेद काल से हमारे यहाँ क्रियान्वित होती आई है और लगभग 16वीं शताब्दी तक विद्यापीठों की परंपरा भी चली है।
विक्रमशिला, गुणशिला, उज्जैनी, वल्लभी, ऐसे विद्यापीठ हमारे चले हैं। अर्थात भारतीय शिक्षा पद्धति एक संस्था के रूप में, विद्यालय के रूप में हमारे यहाँ तब तक तो रही है। अब ये 21वीं शताब्दी है, इसका अर्थ है कि विगत 500 वर्षों में इसमें बहुत अवरोध आए हैं और आज लगभग बिल्कुल नहीं है गुरुकुल शिक्षा पद्धति, ऐसा हम कहेंगे। हम 100% नहीं है ऐसा नहीं कहते, क्योंकि कभी भी शून्य संभावना नहीं होती। कहीं न कहीं ये सब कुछ चलता होता है, सबको पता नहीं होता है इसका, परंतु लगभग नहीं के बराबर है। क्योंकि जहाँ भी हम शिक्षा संस्थाएं देखते हैं, वो तो सारी अभारतीय प्रतिमान के आधार पर ही चलती है। उसके सामने हमें शिक्षा का भारतीय प्रतिमान केवल विचार के रूप में नहीं, केवल भावना के रूप में नहीं, केवल विमर्श के रूप में नहीं, प्रत्यक्ष धरती पर उतारना संस्था के रूप में, भौतिक रूप में, इसका विचार जब हम करते हैं तो वो बहुत कठिन तो है, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक पैराडिम शिफ्ट करना है, पूरा का पूरा एक प्रतिमान परिवर्तित करना है। तो उस समय कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसमें हम समझौते नहीं कर सकते, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसमें हमें समझौते करने होते हैं। ये करने इसलिए होते हैं कि नहीं तो कुछ चलेगा ही नहीं, शुरू ही नहीं होगा। तो ऐसी कौन सी बातें हैं? जब कोई एक महत्वपूर्ण परंपरा चलती है और हजारों वर्षों तक चलती है, तब उसमें 2 आयाम होते हैं। एक होता है तत्व और दूसरा होता है व्यवहार। तत्व और व्यवहार का एक दूसरे के साथ अविनाभाव संबंध होता है, अनिवार्य संबंध होता है। जो तत्व व्यवहार में हम रूपांतरित नहीं कर सकते, उस तत्व का हमारे दैनंदिन जीवन में, फिर वह व्यक्तिगत जीवन हो या राष्ट्र जीवन हो, कोई अर्थ नहीं है। बोलाची तो कढ़ी, बोलाता तो भात, उससे तो पेट नहीं भरता। केवल विचार में, केवल तत्व में, केवल चर्चाओं में ही हम उलझे रहेंगे तो उससे हमारे हाथ में कुछ आने वाला नहीं होता। इसलिए तत्व को व्यवहार में रूपांतरित करने की व्यवस्था तो हमारे यहाँ होनी ही चाहिए। और इसलिए किसी भी परंपरा में ये 2 आयाम होते हैं, एक तत्व का और दूसरा व्यवहार का। जिस व्यवहार के लिए आधार रूप तत्व नहीं है, उस व्यवहार से भी हमारा कोई भी लक्ष्य सिद्ध नहीं होता। तो व्यवहार और तत्व का आंतरिक संबंध अत्यंत आवश्यक है, अनिवार्य है। तो हम 2 आयामों में से तत्व का आयाम ऐसा है जो युगों में भी परिवर्तित नहीं होता, वह शाश्वत है, वह अपरिवर्तनीय है। इस तत्व को भुलाकर नहीं चलता, तत्व के साथ समझौते करके नहीं चलता, तत्व को अस्पष्ट धुंधला करना भी नहीं चलता। अगर ऐसा भी कर दिया तो उसका तो अंतर्बाह्य स्वरूप ही बदल जाता है, फिर नाम रहता है और वास्तव में, यथार्थ में वह चीज नहीं रहती है। गुरुकुल का भी ऐसा ही हुआ है। आज गुरुकुल नाम से अनेक संस्थाएं नहीं चलती ऐसा नहीं है, चलती हैं, परंतु तत्व के साथ समझौते होने के कारण से उनका केवल नाम रहा है, स्वरूप नहीं रहा है, मूल स्वरूप नहीं रहा है, सही स्वरूप नहीं रहा है। इसलिए तत्व ऐसे हैं, ऐसा आयाम है जिसमें परिवर्तन नहीं होता। व्यवहार ऐसा आयाम है जिसमें परिवर्तन होना अपेक्षित है। परिवर्तन होता है ऐसा नहीं, परिवर्तन होना ही चाहिए, क्योंकि मूर्त स्वरूप हमेशा देश काल परिस्थिति के अनुरूप ही होता है। बहुत सामान्य बात यदि कहें, वस्त्र पहनना
ये मनुष्य के लिए शील रक्षा और शरीर रक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है, अनिवार्य है। मनुष्य हैं और वस्त्र नहीं पहने ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। सभ्यता, संस्कृति सभी दृष्टि से वह आवश्यक है। यह वस्त्र पहनना ये तत्व है। परंतु मई मास में हम गरम कपड़े पहनेंगे, सूट बूट पहनेंगे, शाल कंबल ओढ़े पहनेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो समय अनुकूल नहीं है उन कपड़ों से। ठंड में हम आधे वस्त्र पहनकर चलेंगे, ये नहीं हो सकता। शरीर रक्षा की दृष्टि से यह नहीं हो सकता। किसी के यहाँ श्रद्धांजलि कार्यक्रम में गए हैं और जरियान वस्त्र और अलंकार और ये अलंकारों से विभूषित होकर गए हैं, ऐसा नहीं हो सकता। और विवाह समारोह में गए हैं और एकदम सादे सफेद वस्त्र घर में पहनने लायक वो पहनकर गए तो भी नहीं चलता। तो देश काल परिस्थिति के अनुसार वस्त्र पहनने की शैली में, स्वरूप में, पद्धति में परिवर्तन करना ही चाहिए। नहीं किया तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता कभी। ये तो मैंने एकदम साधारण सा उदाहरण बताया। ऐसे बड़ी बड़ी बातों में भी होता है और होना ही चाहिए। तात्पर्य ये है कि तत्व का आयाम है, उसमें समझौते नहीं करना, परिवर्तन नहीं करना और व्यवहार में अनिवार्य रूप से देश काल परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन करना। इन दो आयामों का सामंजस्य करके ही कोई भी परंपरा दीर्घ काल तक चलती है। नहीं तो परंपरा नहीं चलेगी, या तो खंडित हो जाएगी या तो विरूप हो जाएगी, विकृत हो जाएगी और उस नाम के ऊपर हम कुछ भी करते रहेंगे, ऐसा हो जाएगा। इसलिए इसका सामंजस्य हमें रखना है। तो आज के समय में जब हम गुरुकुल की बात करेंगे तो इस सामंजस्य का विचार तो पहले ही करेंगे। तो फिर इसके तत्व कौन से हैं जिसमें हम समझौते नहीं कर सकते? पहली बात, गुरुकुल शुरू करना है, गुरुकुल चलाना है, इसका विचार और उसकी योजना गुरु के मन में आनी चाहिए। गुरु माने शिक्षक, हम शिक्षक करके ही उल्लेख करेंगे। तो एक शिक्षक को लगना चाहिए कि मुझे गुरुकुल शुरू करना है। उसकी योजना बननी चाहिए, उसका सामर्थ्य उतना होना चाहिए, उसकी तैयारी होनी चाहिए, उसने व्यवस्थाएं जुटानी चाहिए, उसके मन में उसका शैक्षिक स्वरूप पक्का होना चाहिए, उसके मन में निश्चय होना चाहिए कि मुझे गुरुकुल शुरू करना है। अब लगती तो है ये बात बहुत स्वाभाविक, गुरु को ही लगना चाहिए ना कि गुरुकुल शुरू करना है। परंतु आज 21वीं शताब्दी में ऐसा होता नहीं है। आज विद्या संस्थाएं गुरुकुल नहीं होती हैं, ट्रस्टी कुल होती है जो संचालन करता है। हमने शिक्षा और शिक्षा संस्था का संचालन, ये इस ऐसे दो भाग किए हैं। शिक्षा का काम कौन करता है? शिक्षक करता है। उस संस्था के संचालन का काम कौन करता है? तो संचालक करते हैं। संचालक अलग, शिक्षक अलग। ऐसी आज सार्वत्रिक व्यवस्था है। मैं सार्वत्रिक केवल भारत में है ऐसा नहीं, सर्वत्र हम कहेंगे तो ऐसी दो भागों में विभाजन हो ही गया है। वो इतना स्वाभाविक लगता है कि दोनों ही ऐसी भाषा स्वाभाविक करके बोलने लगते हैं। शिक्षक भी कहता है मैं कैसे करूं? शिक्षक तो पढ़ाएगा कि पैसे जुटाएगा? शिक्षक पढ़ाएगा कि प्रबंध करेगा? वो भूमि संपादन करना, पैसे जमा करना
और प्रशासन की मान्यता प्राप्त करना और हिसाब रखना, और ये सारी बातें मैं करूंगा तो पढ़ाऊंगा कब? तो वो तो ऐसी बातें बोलता है। वो शिक्षक कहेगा वो हम तो हम सुरक्षित नहीं रहेंगे तो पढ़ाने का काम कैसे करेंगे? कभी इतनी माने हंसी आए, ऐसा सुभाषित भी इसके लिए गढ़ दिया लोगों ने। अनाश्रिताः न शोभन्ते पंडिताः वनिताः लताः। माने लता माने वो वृक्ष पर जो वल्ली होती है, लता होती है वो लता, बेल होती है वो लता, उसको आश्रय चाहिए। बिना पेड़ के आश्रय से या बिना किसी और आधार से लता विकसित नहीं होती, बढ़ती नहीं है, उसको आश्रय चाहिए। वनिता माने स्त्री को आश्रय चाहिए, बिना आश्रय के वो नहीं जी सकती। और पंडिताः, पंडित लोगों को भी आश्रय चाहिए, फिर वो धनी लोगों का हो या राज्य का हो। ऐसे बिना आश्रय के ये तीनों लोग कभी शोभा ही नहीं देते, अपना काम कर ही नहीं सकते, जी ही नहीं सकते, विकसित हो ही नहीं सकते। ऐसा भी लोग कहने लगे। राज्याश्रय चाहिए ही, पति का आश्रय चाहिए ही, वृक्ष का आश्रय चाहिए ही, ऐसा बोलने लगे। अब इसमें वनिता ने तो अपनी बात बदल दी है। नहीं नहीं, हमको ऐसा आश्रय नहीं चाहिए, ऐसा आज कहने लगी हैं। और उससे जो बाकी सारी परिस्थितियां निर्माण हो रही है वो आज चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा का विषय ये है कि आश्रय चाहिए, सुरक्षा चाहिए, ऐसा तो शिक्षकों ने कहना, मानना और उसके अनुसार कार्य करना शुरू ही कर दिया है। ये स्थापित हो गया। संचालक भी मानते हैं कि बात तो ठीक है, नहीं संस्था संचालन करना ये अलग बात है। हम शिक्षकों को, शिक्षक तो आएंगे जाएंगे परंतु संस्था तो रहेगी, इसलिए संस्था संचालक का वर्ग तो अलग है। और अधिकार किसका है? संस्था संचालक का अधिकार है। और शिक्षकों का क्या? वे तो हायर किए जाएंगे। ये बात पूरे देश में इतनी सार्वत्रिक है कि सबने इसको स्वाभाविक सत्य मानकर स्वीकार कर ली है। एक बार छत्तीसगढ़ के किसी एक नगर से मुझे एक फोन आया और कैसी बात शुरू कर दी उन्होंने। अरे वो आपका समग्र विकास का पाठ्यक्रम है ना, वो मुझे भेज दीजिए ना। कोई जान नहीं, पहचान नहीं, संदर्भ नहीं, कुछ भी नहीं, वो पाठ्यक्रम भेज दीजिए ना। हमने कहा क्या करना है आपको? नहीं हमको ना गुरुकुल शुरू करना है। फिर मैंने पूछा कि आप कौन बोल रहे हैं? तो उसने नाम बताया। मैंने कहा आपको शुरू करना है? हाँ आपको, हमको शुरू करना है। आप कौन है? अरे मैं रेडीमेड गारमेंट्स का व्यापारी हूँ। तो फिर आप कैसे करेंगे गुरुकुल? क्यों, हम करेंगे ना। हमने कहा पढ़ाएगा कौन? वो शिक्षकों को, गुरुओं को हायर कर लेंगे। इतनी स्वाभाविकता से वो शिक्षा के संबंध में, शिक्षक के संबंध में बात कर रहे थे, जैसे ही ऐसा ही तो होता है और क्या होता है ऐसा करके। हमने कहा नहीं हम बात नहीं करते, ऐसे संचालकों के साथ बात नहीं करेंगे गुरुकुल की। गुरु होंगे तो उनके साथ बात करेंगे। अरे गुरु कैसे शुरू करेंगे कोई भी विद्यालय या कोई भी संस्था? ये दोनों पक्ष ऐसा कहते हैं। अब ये तत्व है, गुरुकुल गुरु को ही शुरू करना चाहिए और उसकी शैक्षिक, भौतिक, सर्व प्रकार की जिम्मेदारी गुरु जब तक अपने ऊपर ले नहीं सकता है तब तक गुरुकुल संभव नहीं है। हाँ, आज के विद्यालयों के रूप में तो सब कुछ संभव होगा, परंतु गुरुकुल में वह संभव नहीं होता है। इसके ये कितना गंभीर विषय है वो धीरे धीरे हमारे समक्ष खुलता जाएगा। अरे शिक्षा शिक्षक के अधीन होती है,
इतनी बात तो हम समझते हैं। जैसा शिक्षक वैसी शिक्षा, ये भी हम समझते हैं। परंतु जैसी शिक्षा वैसा राष्ट्र जीवन, यहाँ तक हमको बात ले जानी चाहिए। बहुत एक ही मात्र सादा सा तत्व अगर हम आज देखेंगे तो गुरुकुल से राज्य और समाज को जीवन रचना कैसे करना, उसका मार्गदर्शन प्राप्त होता है। ये शाश्वत तथ्य है, सत्य है। भारत के लिए ये सत्य इसलिए है कि भारत ज्ञान निष्ठ देश है। ये हमने पहले सत्र में भी कहा था। अगर भारत को ज्ञान निष्ठ होना है, पुनः ज्ञान निष्ठ बनना है, तो फिर गुरुकुल ही संचालन करेगा। संचालन किस रूप में संचालन करेगा? आज हम संचालन जिस रूप में समझते हैं उस रूप में नहीं। वहां से गुरुकुल से राज्य कैसे चलना चाहिए इसका, और समाज जीवन कैसा होना चाहिए इसका मार्गदर्शन प्राप्त होगा। नियमन भी गुरुकुल करेगा। आवश्यकता पड़ गई तो नियंत्रण भी करेगा। इतनी शक्ति गुरुकुल में होनी चाहिए, अर्थात गुरु की होनी चाहिए, तभी देश ज्ञान निष्ठ बन सकता है, नहीं तो नहीं बनेगा। ये तो ऐसा ही है कि आप पानी पिएंगे तो प्यास बुझेगी, नहीं पिएंगे तो प्यास नहीं बुझेगी। 21वीं शताब्दी में और कोई रास्ता नहीं होता है कि बिना पानी पिए भी आपको प्यास बुझाए। हाँ, योगाभ्यास का फल अवश्य होता है कि योगाभ्यास में योग सूत्र एक है, कंठ कूपे क्षुत पिपासा निवृत्ति है। माने आप समाधि अवस्था में जो एकाग्रता की, संयम की शक्ति प्राप्त हुई है, वह अपने कंठकूप में यदि संयम किया, यदि समाधि लगाई कंठकूप में, तो क्षुधा और पिपासा माने भूख प्यास से आप परे हो जाते हैं। आपको भूख और प्यास परेशान नहीं करती। परंतु वो सामान्य जीवन में ऐसा थोड़े अपेक्षित है कि समाधि अवस्था का वो प्रयोग हम यहाँ करेंगे कि हमको खाना पीना है ही नहीं। नहीं, पानी पीने से ही प्यास बुझती है। उसी प्रकार से गुरुकुल से मार्गदर्शन मिलेगा, तभी राज्य और समाज ज्ञान निष्ठ बन सकता है। इसलिए यह तत्व है, और इसलिए गुरु को ही गुरुकुल शुरू करना चाहिए। अब आज ये 500 वर्ष हमने कहा ना कि 16वीं 17वीं शताब्दी के बाद समाज जीवन में, समाज मानस में ऐसा ऐसा परिवर्तन होता आया है। और अभी विगत 200 वर्षों में और स्वाधीनता प्राप्ति के बाद वो अधिक 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 घट्ट होता जा रहा है कि हायर किए बिना तो ये सारे काम कभी होते ही नहीं है। किसान ही अपनी खेती नहीं करता है, कोई कारीगर अपना काम नहीं करता है, तो ये यूनिवर्सिटी भी शिक्षकों के आधार पर नहीं चलती हैं, तो एक सामान्य सा विद्यालय तो कैसे चलेगा? ऐसी ये व्यवस्था स्थापित हो गई है, मनों में स्थापित हो गई है, बुद्धि में स्थापित हो गई है। इसको हमें बदलना होगा, इसमें से हमें मुक्ति प्राप्त करनी होगी। और जो लोग अपने आप को ऐसे तैयार कर सकते हैं कि हाँ, ये तत्व मुझे समझा है, शिक्षा को स्वायत्त होना चाहिए, इसका अर्थ कि शिक्षक के अधीन होना चाहिए, और शिक्षक ही शिक्षा का काम पूर्ण दायित्व लेकर कर सकता है, और ऐसा शिक्षक बनने के लिए मैं तैयार हूँ, वही गुरुकुल शुरू कर सकता है और कोई नहीं। हाँ, उसकी योजना से
उसके संपर्क से उसको सहायता करने वाले लोग हो सकते हैं। वह सहायता सबसे प्राप्त कर सकता है, मेहरबानी नहीं, नियंत्रण नहीं, मार्गदर्शन नहीं। एक शिक्षक किससे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है या किसके नियमन में, नियंत्रण में, आज्ञा में, आदेश में रह सकता है? उससे वरिष्ठ जो शिक्षक है उसी से, क्योंकि वह उसका भी गुरु होगा, वह उसका भी, उससे भी वरिष्ठ शिक्षक है। तो गुरु को गुरुकुल शुरू करने का विचार आना चाहिए, उसका संकल्प बनना चाहिए कि मैं गुरुकुल शुरू करूंगा। हमें ऐसा विचार आने के बाद उसे तैयारी करनी पड़ेगी। क्या तैयारी करनी होगी? तो दूसरे तत्व भी हमारे ध्यान में रहने चाहिए। दूसरा एक स्वायत्तता का तत्व है कि शिक्षा या शिक्षक या गुरुकुल गैर शिक्षक किसी भी व्यवस्था के अधीन नहीं रहेगा। और दूसरा है अर्थनिरपेक्ष रहेगा। ये भी तत्व है। अर्थनिरपेक्ष का एक छोटा सा आयाम है, वह निःशुल्क रहेगा। अब निर्वेतन कहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जिसको शुरू करना है गुरुकुल, उसको कौन वेतन देने वाला है? क्योंकि वो जिससे वेतन लेगा उसके अधीन तो हो ही जाएगा, इसलिए अधीन तो होना नहीं है। तो निर्वेतन कहने का कोई स्वारस्य ही नहीं है। हाँ, निःशुल्क होगा ये कहना होगा, क्योंकि उसके पास पढ़ने के लिए तो समाज से छात्र आने वाले हैं, इसलिए उनसे शुल्क लेना नहीं लेना ये गुरु को तय करना होगा। उसको निर्वेतन रहना ये तो जब से उसने गुरु बनने का या गुरुकुल शुरू करने का संकल्प किया है, तब से स्वीकार्य स्वीकृत बात है कि मुझे कौन वेतन देने वाला है? मैं किसका काम कर रहा हूँ तो मुझे कोई वेतन देगा? इसलिए निःशुल्क निर्वेतन चलेगा, ये भी एक तत्व है। इस तत्व की चर्चा हमने पूर्व में भी की हुई है, और अभी जो अर्थनिरपेक्ष स्वायत्त शिक्षा का चिंतन सत्र चल रहा है, उसमें हमने बहुत बार की है। गुरुकुल संचालन में भिक्षा, समित पाणी, इस सब की भी चर्चा हमने पहले की हुई है कि गुरुकुल का योगक्षेम कैसे चलेगा। परंतु जब शुरू करना है तब ये 2 बातें, ये 3 बातें, गुरु को ही शुरू करना है, उसके संकल्प से शुरू होगा, स्वायत्त चलेगा और निःशुल्क चलेगा। ये बात तो तय है, इसमें समझौते नहीं करना। अब बात तो ठीक है कि ये कठिन बात है, आज के समय में लगभग असंभव लगने वाली बात है, एक विचार के रूप में भी जल्दी स्वीकृत नहीं होगी, ऐसी बात है। ये असंभव लगने वाली बात है। अव्यावहारिक तो लगती ही है, परंतु असंभव भी लगती है। ऐसे कैसे होगा? फिर तो चलाना संभव ही नहीं है। पैसे के बिना कैसे चलाएंगे? नहीं, पैसे के बिना चलाना नहीं चलेगा, ये अलग बात है, और निःशुल्क चलाना ये अलग बात है। दोनों बातें अलग हैं। पैसे के बिना गुरुकुल नहीं चलेगा, ये बात ठीक है, परंतु शुल्क लेकर गुरुकुल की शिक्षा नहीं होगी, ये एक अलग बात है। इसलिए पहले जब गुरु का संकल्प होता है कि मैं गुरुकुल शुरू करना चाहता हूँ, मैं गुरुकुल शुरू करूँगा और चलाऊँगा और यशस्वी रूप में चलाऊँगा, तब यह संकल्प भी साथ में होना ही चाहिए कि मैं किसी के अधीन नहीं रहूँगा। हाँ, किसी से मार्गदर्शन प्राप्त करना, चर्चा विमर्श करना, ये तो स्वाभाविक है, और मैं निःशुल्क चलाऊँगा, इतना तो तत्व है। ये तत्व छोड़े बिना
जैसा चलेगा वैसा गुरुकुल चलाओ। तो ये तो व्यावहारिक तत्व हुआ। व्यवहार में ऑन ग्राउंड गुरुकुल कैसा होगा, कौन चलाएगा, ये तत्व हुआ। दूसरा तत्व है, मैं शुद्ध भारतीय ज्ञान धारा के आधार पर गुरुकुल के शैक्षिक स्वरूप का विकास करूंगा। ये भी संकल्प होना चाहिए, क्योंकि इसी विषय में समझौते करने के कारण आज 150 पौने 200 वर्षों में राष्ट्रीय शिक्षा चलनी चाहिए, इसके लिए किए जाने वाले प्रयासों को यश प्राप्त नहीं हुआ है। इतना गंभीर यह मुद्दा है। अरे जमाने के अनुसार चलो, युगानुकूल परिवर्तन करो, आज के समय में ऐसा नहीं हो सकता। ये बातें, ये स्टेटमेंट्स तो बहुत सही है, सत्य है। युगानुकूल करो, बिल्कुल ठीक बात है। आज के जमाने में भी व्यावहारिक बनाओ, ये भी ठीक बात है। ये सारे स्टेटमेंट्स तो सही है, कथन तो सारे सही है। कथन का अर्थघटन सही नहीं होता है और परिणाम तो बिल्कुल विपरीत होता है। इसको हम युगानुकूल नहीं कह सकते। युगानुकूल बनते बनते भारतीय ही नहीं रहेगा, ये थोड़े होता है। भारतीय तो रहना ही चाहिए, ये तो तत्व की बात हुई। तो इसको व्यवहार में लाएंगे कैसे, ये मुख्य बात है। ये जो मैं भारतीय ज्ञान धारा के आधार पर ही चलेगा, इस मुद्दे के साथ समझौते होते आए हैं। इसके कुछ उदाहरण देखने चाहिए हमको कि गंभीर बात कैसे हो गई है और इसके परिणाम बिल्कुल विफलता में ही कैसे आए हैं। पहला जब भारत में राष्ट्रीय शिक्षा के आंदोलनों का सूत्रपात हुआ, तब पहले 1866 में राष्ट्रीय शिक्षा संस्कृति प्रचारिणी सभा करके अखिल भारतीय संस्था की स्थापना हुई थी। पूरे देश भर में हम राष्ट्रीय शिक्षा देंगे, उसके कॉलेज शुरू करेंगे, उसके विद्यालय शुरू करेंगे, ऐसा करके इस संस्था की स्थापना हुई थी। उस संस्था के प्रथम अधिवेशन में, राष्ट्रीय अधिवेशन में, महाराष्ट्र से लोकमान्य तिलक गए थे, पंजाब से लाला लाजपत राय गए थे, बंगाल में ये कोलकाता में हुआ था। और ऐसे गणमान्य लोग जो बहुत उच्च विद्या विभूषित थे, भारतीय संस्कृति के पक्षपाती थे, माने भारत 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 ऐसा भारत बोध वाले थे, ऐसे सब लोग उसमें गए थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति को दृढ़ बनाने वाली ही शिक्षा हम देंगे, ऐसी चर्चा करके वो अपने अपने स्थान पर गए थे। उसका क्या हुआ? ज्ञानात्मक विवाद ही कैसा शुरू हुआ। अरे आज देश में अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय चलाना कि वर्नैक्युलर के, दो पक्ष हो गए तुरंत। नहीं, आज के जमाने में अंग्रेजी तो आवश्यक है, अभी ब्रिटिशों की सत्ता है, तो उसमें हमें अभी प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है, स्थान प्राप्त करना है, तो अंग्रेजी माध्यम होना चाहिए। दूसरा पक्ष कहता था बिल्कुल नहीं, भारतीय ज्ञान स्थानिक अपनी मातृभाषा में और संस्कृत में ही हो सकता है। वो संगठन चला नहीं, दो भाग हो गए और गहरे गहरे विवाद के विषय बने, आयुर्वेद और एलोपैथी। ये इसमें भारतीय क्या है, आयुर्वेद है। एक पक्ष था जो कहता था एलोपैथी की शिक्षा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वह भारतीय पद्धति नहीं है, आयुर्वेद ही हमारी पद्धति है, तो चिकित्सा क्षेत्र में आयुर्वेद का ही अध्ययन होना चाहिए। और दूसरा पक्ष कहता था नो, मॉडर्न मेडिकल साइंस, एलोपैथी, इसका भी स्वीकार होना चाहिए और दोनों का समन्वय होना चाहिए। अब ये बात बौद्धिक दृष्टि से अगर देखने जाएं
तो अत्यंत विपरीत हैं। दोनों का समन्वय तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों विद्याएं विभिन्न माने एक दूसरे से पूर्ण रूप से विपरीत ऐसी मूल धारणाओं पर खड़ी होकर विकसित हुई है। समन्वय तो हो नहीं सकता, एक का सिद्धांत अलग है, दूसरे का सिद्धांत अलग है। और मॉडर्न मेडिकल साइंस को प्रतिष्ठा तो प्राप्त होनी चाहिए, इसलिए एक समानांतर धारा के रूप में उसको भी चलाओ। अगर इसका स्वीकार हो गया तो आज क्या स्थिति है? आज आयुर्वेद का मॉडर्नाइजेशन एलोपैथी की सहायता से हो गया है, उसका प्रभाव निर्माण हो गया है। आयुर्वेद भी एलोपैथी की पद्धति से पढ़ाने का प्रचलन हो गया है। आयुर्वेद आयुर्वेद कहाँ रहा? यूनिवर्सिटीज में तो नहीं रहा। हाँ, आयुर्वेद शब्द है, परिभाषाएं, शब्दावली भी है, पद्धति भी है, सब कुछ है, परंतु उसका वेष्टन, उसका जो उसके ऊपर नियंत्रण एलोपैथी का है। संस्कृत पढ़ा रहे हैं, परंतु नियंत्रण और प्रभाव अंग्रेजी का है। आज भी आपको प्रभाव स्थापित करना है तो अंग्रेजी बोलनी पड़ती है, और गांव-गांव में अभी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय शुरू हो रहे हैं। ये क्या युगानुकूलता है? अब युगानुकूलता है ऐसा कहा तो बड़ा विवाद का विषय शुरू हो जाएगा। भारतीय ज्ञान धारा रही एक तरफ और हम अंग्रेजी या संस्कृत और या मॉडर्निज्म और पारंपरिक पद्धति, इसी के विवाद में सारा विषय चला जाएगा। फिर समझौते करो। अरे ये बड़े बड़े विवाद एक तरफ रखो, आज क्या जरूरी है, लोगों का मानस कैसा है, कितना स्वीकार कर सकता है, उतना ही करो, ऐसा शुरू हो जाता है। तो भारतीय ज्ञान धारा पर आधारित ही करूंगा ऐसा निश्चय किए बिना हम जो भी चलाएंगे, तो जैसे समझौते करने लगेंगे उसका बहुत बहुत ही विपरीत स्वरूप आज चारों ओर दिखाई तो देता ही है। दो दो धाराएं अब समानांतर चल रही हैं। एक राष्ट्रवादी धारा चल रही है, दूसरी अराष्ट्रवादी धारा भी चल रही है, और ज्ञान क्षेत्र पूरा का पूरा अभी अराष्ट्रवादी धारा से नियंत्रित हो रहा है। इसीलिए तो स्वायत्त निशुल्क भारतीय ज्ञान धारा वाला गुरुकुल चलाना, इसका विचार भी हमको बहुत ऐसे हाँ, बहुत ऐसे दबा देता है कि कैसे चलेगा, कैसे चलेगा। नहीं चल रहा है वो दिखाई दे रहा है, जो चला रहे हैं वो उनके लिए ये कितना कठिन है वो भी हमको दिखाई दे रहा है। चलाना कठिन जा रहा है वो भी दिखाई दे रहा है, परंतु नान्यः पंथः विद्यते अयनाय एषः पंथः, यही एकमात्र रास्ता है। इसका स्वीकार जिसके मन में होता है उसी का संकल्प बन सकता है कि मैं गुरुकुल शुरू करूंगा। इतना कठोर क्यों होना? इतना कठोर, यह सत्य है इसलिए होना, इसी पद्धति से यह होने वाला है इसलिए होना। इसके साथ समझौते किए तो क्या क्या होता है इसका प्रत्यक्ष अनुभव हम कर रहे हैं, इसलिए उसी में से तो थोड़ी समझदारी विकसित होना। ऐसी समझदारी विकसित नहीं हुई तो हम क्या करेंगे? ऐसा होना ये आवश्यक है। इसलिए ये तीन बातें मैंने कही, भारतीय ज्ञान धारा। और एक उदाहरण, वेद प्रामाण्य, भारतीय ज्ञान क्षेत्र में वेद प्रामाण्य सर्वस्वीकृत है। उपनिषदों का प्रामाण्य सर्वस्वीकृत है, भगवद गीता का प्रामाण्य सर्वस्वीकृत है।
आज कहाँ है? वेद मालूम नहीं, भगवत गीता मालूम नहीं, उपनिषद मालूम नहीं, फिर अर्थव्यवस्था के लिए प्रमाण कहाँ ढूंढेंगे, राज्य व्यवस्था के लिए कहाँ ढूंढेंगे, यूनिवर्सिटी संचालन के लिए कहाँ ढूंढेंगे? कहीं पर भी वेद प्रामाण्य बिल्कुल ही नहीं है, भगवत गीता प्रामाण्य बिल्कुल ही नहीं है। हमारे दर्शन, हमारे शास्त्र, हमारी जीवन दृष्टि इसको शिक्षा क्षेत्र में ही प्रामाण्य नहीं है, तो और सारी व्यवस्थाओं में कैसे होगा प्रामाण्य? वो तो है नहीं। फिर कौन सी भारतीयता की बात हम कर रहे हैं? हम वेदों का प्रामाण्य तो उपवेद के रूप में आकर फिर भवन निर्माण के लिए भी था, सड़क निर्माण के लिए भी था, कानून बनाने के लिए भी था, उद्योग व्यवस्था विकसित करने के लिए भी था। वेद प्रामाण्य ही तो था। हम भवन निर्मित करते थे तो शिल्प शास्त्र के शिल्प वेद के अनुसार ही करते थे। सभी मेडिकल साइंस के लिए था, इंजीनियरिंग के लिए था, सर्वत्र हमारा वेद प्रामाण्य था। ये तो हमारा स्वीकृत सिद्धांत है। आज उसके बारे में कोई गंध भी नहीं है। ऐसे समझौते यदि करने हैं तो गुरुकुल क्यों शुरू करना है? फिर सामान्य सा जैसे चलते हैं वैसे विद्यालय शुरू करो और एक्सेल इन इट। वो तो आपके बहुत अच्छे चलेंगे, इतना प्रयास करेंगे तो। परंतु ये नहीं करना है। लंबा रास्ता होगा, कठिन रास्ता होगा, जीवन दे देना पड़ेगा उसके लिए। ये सारी बातें होने के बाद भी हमारा संकल्प, यदि मैं गुरुकुल शुरू करूंगा, ऐसा होगा, तभी गुरुकुल शुरू हो सकता है। आए गुरुकुल शुरू करें। कौन शुरू करेगा? गुरु। कैसे शुरू करेगा? तत्व के साथ, बिल्कुल समझौते किए बिना। तत्व कौन से हैं? 1 2 3। एक, गुरु की अपनी स्वायत्तता, निःशुल्क अध्यापन और शुद्ध भारतीय ज्ञान धारा के आधार पर अध्ययन अध्यापन होना। ये 3 बातें तत्व हैं। इनके साथ समझौते किए बिना हम गुरुकुल शुरू करेंगे। और आज परिस्थिति ऐसी है, भारत का भाग्य ऐसा है कि आज भी ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे लोग होंगे, या थोड़ा सा प्रयास करने पर ऐसा संकल्प जिनका बनेगा, वे गुरुकुल शुरू करेंगे। ऐसे लोगों के लिए गुरुकुल का संचालन कैसे करना, विकास कैसे करना, उसका लक्ष्य निर्धारण कैसे करना, योजना कैसे बनाना, इसकी चर्चा हम आगे के सत्रों में करने वाले हैं। मुझे लगता है अभी यहीं पर रुकना है, क्योंकि समय हो गया है। शेष समय जिज्ञासा, समीक्षा, अभिप्राय, सुझाव इसके लिए है। मैं यहाँ रुकती हूँ। नमस्कार। ठीक है। जैसा कि ताई ने अभी कहा कि अभी समय अपने पास 15 मिनट 14 मिनट है, तो जिस पर कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, तो कृपया पहले अपना नाम बताइए, आपका स्थान बताना, और आप क्या करते हैं। ये 3 बातें बताकर आप प्रश्न या पूछ सकते हैं, या कोई जिज्ञासा। हैंड रेस करिए अपना कोई। कोई नहीं पूछेगा। नमस्कार। जी नमस्कार। मैं संजय कुलकर्णी लातूर से बोल रहा हूं मैं। हाँ और जी। एक स्कूल में मैं प्रधानाचार्य हूँ। जी। 2 बातें बहुत अच्छी लगी। एक है उसमें जैसे शिक्षक वैसा शिक्षण। जैसे इतने शिक्षक वैसी शिक्षा। शिक्षा ऐसा आपने बोल दिया, वो शिक्षण हमारे हाँ मराठी में शब्द आया, हाँ तो ये बहुत अच्छा लगा। इतने हाँ आयोग आए और गए, लेकिन शिक्षा में परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि शिक्षक नहीं बदले। हाँ, तो शिक्षकों ने अभी नहीं किया। मेरे मन में एक प्रश्न ऐसा है अभी कि अभी हाँ ऐसे लोग सोचते हैं कि जैसा शासन
वैसा शिक्षण। शाबाश। तो इसीलिए शिक्षक इसीलिए शिक्षक बदलने को तैयार नहीं है। वो बोलते शासन जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे। तो इसके बारे में क्या कर सकते हैं। और दूसरा एक है, आपने कहा कि वेद प्रामाण्य। तो कुछ लोग चर्चा करते हुए ऐसे कहते हैं कि वेद का भी काल के अनुसार चिकित्सा करके प्रामाण्य तय करना चाहिए। आपका क्या कहना है? देखो, जैसा शासन वैसा शिक्षक, इसको तो छोड़ना चाहिए। और ये छोड़ने वाली बात तो शिक्षक को करनी चाहिए। शिक्षक ने क्यों मान्य करना चाहिए कि जैसा शासन वैसा शिक्षक? जैसा मैं वैसी शिक्षा, ये तय करने वाला तो शिक्षक होता है, शासन नहीं होता है। तो ये तो बहुत सरल सीधी समझ में आने वाली बात है कि आप बदलो, आप शिक्षक है ना, तो कहना शुरू करो, मानना शुरू करो, करना शुरू करो कि जैसा मैं वैसी शिक्षा। और मैं किसी के अधीन नहीं रहूंगा। तो कल से शुरू हो जाएगा, अभी से शुरू हो जाएगा। संकल्प तो शिक्षक का होना चाहिए, शासन का नहीं। तो ये तो बहुत सीधी बात है। पहली बात, वेदों की चिकित्सा करके प्रामाण्य तय करना चाहिए, सरल सीधी बात है, करो ना। हम कहाँ वेदों की चिकित्सा करते हैं? वेद में क्या है इसका एक अक्षर मालूम नहीं होने वाला वेद का विरोध करता है। इसका क्या करेंगे? ये क्या बुद्धिमानी है क्या कि जिसके बारे में कुछ भी पता नहीं, वो नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए करते हैं। आज के जमाने में नहीं चलता। अरे तो मालूम क्या है कि मालूम कहाँ है कि वो कहे क्या? तो मालूम होने के बाद, परिचित हो जाने के बाद, यदि हमारा और आपका अच्छा परिचय हो जाए, उसके बाद आप कहे बिल्कुल इंदुमती की बात बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए, ये तो ठीक बात है, ये तो मानने में आता है कि हाँ, आप असहमत हो सकते हैं, परंतु पता ही नहीं कि क्या कह रही हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए, बिल्कुल नहीं। क्या नहीं सुनना चाहिए वो नहीं मालूम, लेकिन नहीं सुनना चाहिए। ऐसा आज वेदों के बारे में हम कर रहे हैं। तो कम से कम विरोध करने के लिए, उसको नकारने के लिए पता तो होना चाहिए कि वेद प्रामाण्य हजारों वर्षों तक हमारे देश में चला कैसे है। मेरा ये कहना है। विनोद जी, आपने हाथ रेस किया। हाँ ताई, नमस्ते। विनोद नमस्कार। बोल रहा हूँ पालघर से। जी हाँ। हाँ हाँ ताई, मेरा ये था, अभी हम्म, जैसे पहले भी बात हुई है, एक हम्म, इसमें जो आज की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें चार आयाम आते हैं। जिसमें हम्म, आपने पहले बोला था कि जो छात्र होते हैं वो गौण रूप में रहते हैं, शिक्षक, एक सरकार हो गई इस तरह से, और एक जो संचालन रहती है। तो बहुत हम्म, स्पष्ट है कि शिक्षक ही मेन केंद्र रहेगा, वही चलाएगा सब कुछ और हम्म, वही उसकी व्यवस्था तो लेकिन ये जो मतलब ये संस्थापक हैं या सरकार है, ये इनको ये तो सपोर्ट तो कर ही सकते हैं ना। सपोर्ट में तो सपोर्ट कोई इशू नहीं है ना। सपोर्ट तो सब कर सकते हैं। भाई, मैं आकर कहूं कि विनोद जी, मुझे आपसे ये सहायता चाहिए है, आप मुझे हाँ हाँ करेंगे क्या सहायता? हाँ आप कहेंगे हाँ हाँ बिल्कुल करूंगा, परंतु हाँ मेरी शर्त है, मैं कहूंगा ऐसा पाठ्यक्रम बनाओ, मैं हाँ हाँ कहूंगा उन छात्रों को प्रवेश दो, तो मैं हाँ, हाँ कहूंगी कि ना कहूंगी? ना करना है नहीं, फिर तो, ऐसी अगर हाँ सहायता नहीं चाहिए। देखो, हाँ ऐसी नहीं चाहिए। सहायता नहीं चाहिए। आपकी हाँ शर्तें नहीं स्वीकार्य, मेरा काम हम्म, सही लगता है तो आप हाँ मुझे सहायता करो। ऐसे तो हम्म, सहायता सारे समाज से मिल सकती है ना। हम्म। तो फिर सहायता, इवन मार्गदर्शन। भाई देखो, आप है ना, गौशाला चला रहे हैं, तो गायों हम्म, के विषय में मुझे कुछ हमारे छात्रों को बताना है, तो आप मुझे हम्म, बताओ, मार्गदर्शन करो, हमारे हाँ छात्रों को भी मार्गदर्शन करो, हमको भी मार्गदर्शन करो। मार्गदर्शन भी मैं प्राप्त कर सकती हूँ, परंतु आप हम्म, कहेंगे कि मैं मार्गदर्शन जरूर करूंगा, परंतु आपको गो विज्ञान का ही पाठ्यक्रम चलाना होगा, बाकी सारे बंद कर दो। तो फिर मैं हाँ हम्म, कहूंगी कि ना कहूंगी? नहीं नहीं, हाँ ना कहूंगी। अरे ये अच्छा, मत करो, हाँ मार्गदर्शन नहीं चाहिए, भीख नको पण कुतरा आवर। ठीक ऐसा होगा? ऐसा नहीं हो ठीक। सकता।
तो हमारा घर हम चलाएंगे ना। हम आपसे मार्गदर्शन मांग सकते हैं, सहायता मांग सकते हैं, लेकिन हमारा घर हम चलाएंगे। जी घर जी में सही। देखो, हमारे भारत के घर अभी भी स्वायत्त चलते हैं। घर में मेहमान आते हैं ना, उनकी हम खातर बर्दाश्त करते हैं, उनको हमसे भी अधिक अच्छी सुविधा देते हैं। परंतु मेरी बेटी के लिए कैसा वर लाना चाहिए, उसमें अगर वो लुड़बुड़ करने लगे तो वही मना करेंगे। ये भी आपका विषय नहीं है, वो हमारा विषय है। तो हम मेहमानदारी तो करते हैं, आदर सत्कार, अतिथि सत्कार सब करते हैं, लेकिन घर की बातों में निर्णय तो घर के लोगों का चलता है ठीक। ना। ऐसे गुरु। हाँ शैलजा जी, आपने तो हैंड रेज किया। शैलजा जी। ताई सुप्रभातम। ना, डिग्री नमस्कार। नमस्कार, डिग्री से कैसे हैं? शैलजा, हाँ डिग्री से जी। शैलजा बोल रही हूँ। हाँ हाँ मेरा हाँ। मेरा थोड़ा आपसे अनुरोध ये है कि हम्म। आजकल की जो ट्रेंड है, जो मैंने अनुभव किया अपने सर्विस जी के इसमें, जी। कि कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना आता है तो चलो शिक्षक बन जाओ। तो ये तो संकल्पना ठीक नहीं है। मानसिकता बदले कैसे? हाँ, अरे जो सही शिक्षक होगा, उसके बारे में तो ऐसा कोई नहीं कहेगा कि और कुछ नहीं कर सकता इसलिए शिक्षक बन गया है। वो तो जिसको कर्मचारी बनना है, जिसको अधीन रहना है, जिसको अपनी सुरक्षा चाहिए, स्वमान से भी सुरक्षा ज्यादा आकर्षित करती है, उन लोगों के बारे में ये कथन है कि कुछ नहीं तो शिक्षक बन जाओ। लेकिन जिसको ज्ञान की सेवा करनी है, ज्ञान की रक्षा करनी है, ज्ञान निष्ठ बनना है, ज्ञान की प्रतिष्ठा करना है, उसका मानस ऐसा नहीं होगा। तो ऐसे लोग समान समान धर्मा लोग कहते हैं, ऐसे लोग साथ मिलकर ये कर सकते हैं। जी जी जी, मैं धन्यवाद ताई। ऐसे लोग अपने आसपास नहीं है तो निर्माण करने होंगे, प्रेरित करना होगा। पहले हमको बनना और हमारे साथ रह रहकर हमारी बात सुन सुनकर वो भी ऐसे बने, ऐसा प्रयास करना। जी जी, मैं धन्यवाद ये ताई। बात सरल है ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, सरल तो नहीं है, परंतु अनिवार्य तो यही है। जी सरजानंद जी, गुरुकुल और एक हैंड रेज किया है। जी हाँ, सावदेकर जी जी। प्रणाम ताई, सभी को प्रणाम। हाँ हाँ ताई, मेरे हाँ। मन में एक था कि अभी जब विषय सुन रहा था तो इस प्रकार से हम सुनते और लोगों से जब बातें करते हैं तो कुछ लोग हमको ऐसे मिलते हैं कि जो अभी पाठशाला चला तो रहे हैं, उसका किसी न किसी अंग का भाग वो बने हुए हैं। तो उनके साथ में अगर गुरुकुल की रुचि कुछ निर्माण हो तो हम आचार्य अध्ययन योजना के अतिरिक्त तो कुछ उनको मार्गदर्शन की कुछ सुविधा अभी तक हमारे मन में है या हम बनाना चाह रहे हैं क्या? नहीं, सारी बातें ऐसे योजना से ही होती है ऐसा नहीं होता। कभी प्रासंगिक भी होता है, व्यक्ति देखकर होता है, कार्य देखकर होता है, आवश्यकता देखकर होता है। तो ये योजना ही बननी पड़ती है, कार्यकारिणी में प्रस्ताव पारित होना पड़ता है, ऐसा नहीं होता। सामने कौन है, कैसा है, क्या क्या चाहते हैं, इसके आधार पर होता है। यानी आपसे संवाद की सीधे शुरुआत की जा सकती है उसके हमको कोई आकलन के भी लिए। फोन हमें कोई भी फोन करता है और यहाँ आता है तो हम मना नहीं करते। उसके बाद वो क्या प्रस्ताव है उनका और क्या आवश्यकता है, उसके आधार पर बात आगे चलती है। जी। और किसी को कुछ पूछना है, कुछ या कोई जिज्ञासा? जिनके हैंड रेज हो गए उनका तो हो गया, जो शायद किसी के मन में प्रश्न नहीं उठ रहे। बात ऐसी कठिन है कि अरे ये क्या हाँ है, क्या तो टाइम चला अभी रहे हैं। अभी अभी आ गए ताई, दो तीन हाथ फिर आ गए। आरती जी, आरती जी हाँ, आप पूछ सकते। जी जी, नमस्ते ताई। नमस्कार मैं आरती जोशी डीसा से। जी।
जी, मेरा एक प्रश्न था, अगर गुरुकुल जैसे कि हम उदाहरण के तौर पे कृषि गुरुकुल करते हैं, हाँ। तो उसके विषय अगर हम देखें तो क्या वो सिर्फ और सिर्फ कृषि के आधारित होंगे या फिर गौपालन के आधारित ही होंगे? कृषि देखो, व्यवसाय की दृष्टि से देखो तो दोनों ही अलग काम है। कृषकों को बैलों की, गायों की आवश्यकता होती है, उतनी मात्रा में उनके पास बैल और गाय होते हैं। परंतु जो गोपालन का व्यवसाय है, उनके लिए घास चारे के लिए जितनी भूमि चाहिए और जितनी कृषि चाहिए उतनी होती है। कृषक कभी गोपाल नहीं होता, गोपाल कभी कृषक नहीं होता। ये तो हमने समाज व्यवस्था में भी देखा है कि गोपाल गोपाल ही होता है और कृषक कृषक ही होता है। अब हम दोनों ही चला रहे हैं, तो ये दो स्ट्रीम्स साथ में चल रही हैं, तो साथ में माने दोनों दोनों विषय होंगे, फिर गोपालन भी होगा और कृषि भी होगा। लेकिन दोनों गुरुकुलों के केंद्रवर्ती विषय तो अलग होंगे। कृषि गुरुकुल है तो कृषि ही केंद्रवर्ती विषय रहेगा। गोपालन तो उसमें जितना सहायक है, जितनी आवश्यकता है उतना रहेगा, क्योंकि दोनों ही इतने महत्वपूर्ण, इतने स्वतंत्र विषय हैं कि दोनों का विज्ञान अलग, दोनों का इतिहास अलग, दोनों का संदर्भ अलग, ऐसा होता है। कृषि गुरुकुल है वो खेत में चलेगा, गोपालन का गुरुकुल है वो गौशाला में चलेगा। आपने गौशाला और कृषि एक कर दिया है तो दोनों ही एक स्थान पर चलेंगे, वो स्थान एक होगा, गुरुकुल अलग होंगे। जी थैंक जी। अब एक मिनट शेष है, विश्व गुरु ने हाथ किया हुआ है। हाँ, प्रणाम ताई। मैं रामचंद्र नमस्कार। भोसले, सातारा। हाँ हाँ जी। अभी जो गुरुकुल की बातें चल रही है, जब हाँ। गुरुकुल कोई सोचता है कि चलाना है, तो वेद पाठशाला के आगे कोई विषय जाता ही नहीं है। जो समग्र विषय होनी चाहिए युगानुकूल, उसके बारे में बहुत अज्ञ रहते लोग, और ऐसी हाँ मन में शक पैदा होता है कि जो अमेरिका के पास है, जो यूरोप के पास है, उससे भी ज्यादा हमारे गुरुकुल में कैसे हो सकता है, उसके बारे में क्या-क्या विचार होना चाहिए? जी। हाँ, माने ये तो हमने अपनी ज्ञान क्षेत्र का इतना अनादर किया है, उसका परिचय ही प्राप्त नहीं किया है। हमारे विद्यालयों में 100 वर्षों से ये पढ़ाया ही नहीं जाता है, इसलिए भारत की प्रजा सामान्य रूप से अज्ञान है, अपरिचित है, इस सब से अपरिचित है। हाँ, संस्कार के रूप में हमारे अंतःकरण में ये रहता है, इसलिए तो हम बात कर रहे हैं। परंतु बाहर का व्यवहार है वो उस ज्ञान के आधार पर चल नहीं रहा है, हमने उपेक्षा की है। अब पहले हमको अपनी ज्ञान धारा से, अपनी ज्ञान संपदा से परिचित होना होगा, और फिर वो जीवन के सभी क्षेत्रों में कैसे लागू हो रहा है इसका विचार करना होगा। तो ये जरूरी नहीं कि वेद पाठशाला के रूप में ही चले या संस्कृत विद्यालय के रूप में ही चले, नहीं, ऐसा नहीं है। वो उद्योग का भी गुरुकुल भारतीय बनना चाहिए, जैसे अभी आरती जी ने कहा ना कि कृषि भी भारतीय गुरुकुल होना चाहिए, उस प्रकार से घर भी भारतीय पद्धति से चलने चाहिए, तो गृह गुरुकुल भी भारतीय होगा, उद्योग का गुरुकुल, वैदिक शास्त्र का गुरुकुल, इंजीनियरिंग का गुरुकुल। ये मैंने उस दिन कहा था, जो प्रकाश शिविर हंसे थे कि ये क्या है करके। इंजीनियर को, आप भी थे उस समय, आपने कहा था कि शिल्पी कहते हैं, इंजीनियर को भारत में क्या कहते हैं? अगर ये देखेंगे तो तुरंत यंत्र, उद्योग, उत्पादन यही आएगा, और संबंध सीधा अर्थशास्त्र और पर्यावरण, इन दो से जुड़ जाएगा। तो आज का माने युगानुकूल, युगानुकूल तो इसको कहते हैं कि जीवन के सभी क्षेत्रों में, विशेष रूप से भौतिक जीवन जो है,
जिसमें वस्तुएं हैं, सुविधाएं हैं, यंत्र है, उत्पादन है, ये उत्पादन प्रणाली है, ये सारी बातें उसमें आएंगी, तभी तो वो युगानुकूल होगा। नहीं तो वेद पाठशाला भी लाखों में एक ऐसा करके चल रही है। वो वेद म्यूजियम पीस बनते हैं, फिर वो लागू करने के लिए नहीं होते हैं। देख देख कर अभिभूत हो जाओ, हाँ भारत में क्या ज्ञान संपदा थी करके। आज क्या उपयोग है उसका? तो उसको इंजीनियरिंग के क्षेत्र में लाओ, मेडिकल क्षेत्र में लाओ, उत्पादन के क्षेत्र में लाओ, अर्थ क्षेत्र में लाओ, दिनचर्या में लाओ, वस्त्र परिधान में लाओ, अलंकारों में लाओ, फर्नीचर में लाओ, मकान बनाने में लाओ, सड़कें बनाने में लाओ, नहरों के और बांध बनाने के काम में लाओ। वेद आधारित ये सब होगा ना, तभी तो वेद प्रामाण्य होगा, तभी तो वेद की प्रतिष्ठा होगी। आज हम वेद को मानते हैं संस्कृत, वेद को मानते हैं यज्ञ, वेद को मानते हैं मंत्र। इसका दैनंदिन जीवन में कहीं पर भी उपयोग नहीं करते, तो वे तो कैसे होगा? ऐसे करना चाहिए। ठीक है, समय भी हुआ है और कई लोगों के प्रश्न होंगे, तो कृपया गट पर डाल दीजिए। मैं कुछ लोगों के नाम लेता हूँ, वो इस